तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। अब देखिए यहाँ हम लोगों को सॉलिड और सॉलिड, दो सॉलिड को अलग करने के लिए हम लोग पिछले क्लास में सीख गए थे। अब हम लोग देखेंगे कि कोई एक सॉलिड और किसी एक लिक्विड का अगर मिक्सचर है तब हम लोग उसको कैसे सेपरेट करते हैं। इसमें आपको दोनों तरह का आ सकता है, ठीक है, होमोजेनियस भी हो सकता है, हेट्रोजेनियस भी हो सकता है। आप जानते हैं सॉलिड का लिक्विड में जो मिक्सचर होता है वो होमोजेनियस भी होता है, जैसे साल्ट वाटर होगा, शुगर वाटर होगा, हेट्रोजेनियस भी हो सकता है जैसे सैंड के साथ वाटर हो। तो इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस को हम लोग बारी बारी से सीखते हैं। उसमें से कुछ आप लोग पहले भी सीख चुके हैं। फिल्ट्रेशन सबसे पहला प्रोसेस है इसको अलग करने का, किसी सॉलिड को किसी लिक्विड से, ठीक है। फिल्ट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो फिल्ट्रेशन का यूज वैसे सॉलिड और लिक्विड को अलग करने के लिए किया जाता है जो एक दूसरे में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं। इनसॉल्यूबल का मतलब हम आपको बता चुके हैं, सॉल्यूशन नहीं होगा, वो सस्पेंशन या कोलाइड अगर होता है, ठीक है। तो अगर इनसॉल्यूबल सॉलिड है किसी लिक्विड में, वैसे सब्सटेंस को या वैसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। इसमें क्या करना होता है, एक फिल्टर पेपर लेना होता है। फिल्टर पेपर क्या चीज है, तो ये एक पेपर होता है, इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स बना होता है, होल बना हुआ रहता है, जिसकी साइज छोटी होती है, उससे होकर कोई लिक्विड तो पास कर सकता है, लेकिन कोई सॉलिड का पार्टिकल जो बड़ा साइज का है वो उससे होकर पास नहीं कर सकता। और हम लोग क्या करते हैं, इस फिल्टर पेपर को लेकर और इसको आप मोड़ दीजिए और क्या कीजिए, एक फनल ले लीजिए, ठीक है, एक पनीर ले लीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए अपना, जिसमें आपको सेपरेट करना है। हमने इस पनीर में क्या किया, फिल्टर पेपर को मोड़कर, जैसे झालमुड़ी बात हम लोग बनाता है वैसे ही मोड़ देना है, इसके अंदर डाल, ठीक है। पेपर फोल्डिंग पेपर आता है आप लोगों को करने के लिए। इस तरह से मान लीजिए फिल्टर पेपर है, आप इसको क्या कीजिएगा, इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। और इसको इसे फोल्ड करके हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम मिक्सचर को लेंगे और एक इसमें ग्लास का रख लेंगे, इस तरह से एक ग्लास का रख ले लिए, इसके ऊपर डाल दिए और हम क्या करेंगे, जिस बर्तन में मेरे पास मिक्सचर रखा हुआ है, मान लीजिए इसमें लिक्विड में वाटर और सैंड मिक्स किया हुआ है, जानते हैं आप इनसॉल्युबल होता है, इसमें सैंड मिक्स किया हुआ। अब आप क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे इस गिलास के ऊपर उड़ेलते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, ये दोनों पार्टिकल्स चलना स्टार्ट करेंगे, ये फिल्टर पेपर के अंदर जाएंगे और फिल्टर पेपर क्या करेगा, वाटर को अपने से होकर पास होने देगा। वाटर इधर से क्या हो जाएगा, इस तरह से पास होकर इस वेसल में जमा हो जाएगा और जो बाकी सब्सटेंस सैंड है वो इस फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकेगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, बाद में सेपरेट कर सकते हैं। किसी को समझने में कोई दिक्कत है, बताइए। ये फिल्ट्रेशन तो हम लोग करते आए हैं, जैसे चाय में करते हैं फिल्ट्रेशन, टी लीव्स को अलग करते हैं किससे, उसके सॉल्यूशन देखे होंगे आप, तो आप लोग वो छकनी का भी यूज करते हैं, उसमें भी तो फिल्टर पेपर जैसा लगा होता है ना। उसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे चाय को डालते हैं, जो लिक्विड है वो नीचे चला जाता है, जो सॉलिड पार्टिकल है वो ऊपर आ जाता है, दैट इज फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट और हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन, को बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ना। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इसमें क्या होता है,
कि कोई अगर सॉलिड किसी लिक्विड में डिजोल्व हो गया, डिजोल्व नहीं हुआ है तब तो इस प्रोसेस से हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर वो उसमें डिजोल्व हो गया हो तब तो इस प्रोसेस से नहीं हटेगा वो। जैसे अगर यहाँ पर शुगर और वाटर लीजिएगा, वो फिल्टर पेपर से पूरा का पूरा पास हो जाएगा, ठीक है, वो उसमें फिल्टर नहीं होगा। तब वैसे सब्सटेंस को फिर अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इवेपोरेशन का यूज करते हैं। आपको मालूम है कि वाटर को या किसी लिक्विड को जब हीट किया जाता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रोसेस का यूज हम लोग करते हैं किसी सॉल्यूशन में से किसी सॉलिड पार्टिकल को अलग करने के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, मेटल का एक वेसल ले ली, जैसे सॉसपेन वगैरह, ठीक है, इसमें क्या किए, इस मिक्सचर को डाल दिए और इसके बाद इसको बर्नर पर क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे ही हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, ये कंडीशन गर्म होना स्टार्ट होगा और वाटर धीरे धीरे जैसे गर्म होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होकर सारा वाटर उड़ जाएगा और आपके पास शुगर यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। अब तक सर वाटर को हम कैसे फिर से रिगेन करेंगे, वाटर अगर मेरा उड़ रहा है, हम चाहते हैं वाटर को भी बचा, हम कैसे उसको रिगेन करेंगे, तो उसका भी तरीका है। तरीका क्या है, इसके ऊपर दूसरा फनेल लगा दीजिए और उसके रबर से इसको कवर कर दीजिए। ये वाटर वेपर के रूप में जिसे कवर नहीं कीजिए तो कवर हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि हमने ये बर्तन लिया, इसके अंदर सॉल्यूशन, इसको हम क्या करते हैं, कवर करते हैं, एक पाइप इसमें से निकालते हैं और इस पाइप को दूसरे बर्तन में डाल और इस पाइप के आसपास कूलेंट लगा देंगे। यहाँ कोल्ड वाटर का पाइप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, कोल्ड वाटर, ठंडे पानी। इससे क्या होगा, जैसे ही ये वाटर गर्म होगा ये वेपर के रूप में कन्वर्ट होना शुरू होगा। वेपर के रूप में ये ऊपर जाएगा पाइप के थ्रू, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा ये हीट से दूर हो रहा है, इसकी टेम्परेचर कम होने लगेगी और जैसे ही इसको हम कोल्ड कर रहे हैं तो टेम्परेचर और कम हो जाएगा, तो ये फिर से वेपर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होकर इधर से ड्रॉप्स के रूप में इस कंटेनर में आपको मिल सकता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वाटर भी ऑब्टेन कर सकते हैं और शुगर तो यहाँ बच ही जाएगा, शुगर भी ऑब्टेन कर सकते हैं, दोनों चीज को ऑब्टेन कर सकते हैं। हम लोग के समुद्र के में जो नमक बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है, इवोपरेशन से बनता है। वहां पर क्या किया जाता है, समुद्र के आसपास में बड़ा बड़ा गड्ढा बनाकर और पानी वाला जो सॉल्यूशन है साल्ट और वाटर का उसको उसमें स्टोर कर दिया जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है सन के हीट के वजह से उसका गड्ढा का वाटर जो है वो इवोपरेट हो जाता है और सैंड उसमें साल्ट उसमें बच जाता है। उसी साल्ट को फिर फैक्ट्री में लेकर हम लोग क्या करते हैं, उसका रिफाइनिंग करते हैं। तो ये तरीका है उसको साफ करने का, उसको किसी को समझने में कोई दिक्कत होगा। तो ये दो प्रोसेस समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे सिटी में या विलेज में जो वाटर का सप्लाई हम लोगों को घर तक पहुंचाया जाता है, हर घर नल जल योजना है ना, किस तरह से वाटर हमारे घर तक पहुंचता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो देखिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा वाटर का रिजर्वर है, तालाब है, समुद्र है, वाटर समुद्र करते हैं, नदी और तालाब है जिससे हम लोग पानी लेते हैं। इसको क्या करते हैं, मोटर या पंप के थ्रू हम लोग उसको स्टोर करते हैं एक बड़े टैंक में। ये मेरा मोटर लगा हुआ है, ये इस पानी को खींचेगा और इसको किसमें स्टोर करेंगे, एक टैंक में स्टोर करेंगे। इस टैंक का नाम है सेडिमेंटेशन टैंक। इस टैंक का क्या नाम है, सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। इस टैंक में क्या किया जाता है, सेडिमेंट इसका किया जाता है। सेडिमेंट का मतलब है इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा जो बालू और पत्थर के टुकड़े होते हैं इनको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है कि मान लीजिए पानी में अगर कोई कचरा हुआ, ये इधर आएगा,
ये इसको पेनिट्रेट करेगा, इस पर जाएगा। जो हार्ड सब्सटेंस होगा, जो वजनदार होगा, हैवी सब्सटेंस होगा, वो क्या होगा, इस पर जमा होगा। और जो वाटर वाला पार्टिकल है और कोई सोल्यूबल इम्प्योरिटी है वो इधर रह जाएगा। और जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी है अगर वो भारी हुआ वो यहाँ नीचे बैठ जाएगा। एक तरह से कुछ तो गंदगी साफ होगी। अब ये मेरा बच गया सोल्यूबल इम्प्योरिटी वाला, इसको हम क्या करेंगे, इस टैंक से एक फ्लावर बना के इसको दूसरे टैंक में डालेंगे। इसको क्या करेंगे, एक दूसरे टैंक में हम डालेंगे जिसका नाम क्या है, लोडिंग टैंक। इसको डाला जाता है लोडिंग टैंक में और इसमें नीचे एक पाइप लगा होता है। ठीक है, इस टैंक को हम लोग कहते हैं लोडिंग टैंक। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, तो लोडिंग का प्रोसेस किया जाता है। लोडिंग क्या होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसा है जिसका वेट अभी नहीं बढ़ा है, वो मिक्स भी नहीं होता है, वो हैवी भी नहीं होता, वाटर के लगभग वेट का होता है, तो वो तो तैरेगा इसमें। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे टैंक में जैसे ही ये जाता है इसमें हम लोग मिक्स कर देते हैं पोटास एलम, फिटकरी जिसको आप लोग पोटास एलम ऐड करते हैं। पोटास एलम को ऐड करने से क्या होता है, इसमें जो सब्सटेंस थोड़ा वाटर के इक्वल वेट वाला है वो हैवी हो जाता है और वो नीचे आकर बैठ जाता है। पोटास एलम से क्या होता है, गंदगी नीचे आकर बैठ जाती है। जैसे आप लोग अगर कपड़े को धोए होंगे, आप ध्यान में होगा जिसमें बहुत ज्यादा दाग जिद्दी लग गया रहता है धूल वगैरह, उसको आप जैसे ही सर्फ में देते हैं उसकी गंदगी धीरे धीरे क्या हो जाती है, नीचे की ओर बैठ जाती है। क्यों, क्योंकि जो सर्फ है वो उसको डिजोल्व करता है अपने में और धीरे धीरे उसको नीचे की ओर बैठाने की कोशिश करता है। ठीक है, आप जब लास्ट में पानी फेंकते हैं सर्फ वाला, देखिए गंदा नीचे बैठा, पोटास एलम भी वही काम करता है। वो क्या करता है, पानी में घुलकर इम्प्योरिटी के ऊपर बैठ जाता है, इम्प्योरिटी भारी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, वो धीरे धीरे नीचे चला आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर बैठ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा ऊपर ये पाइप लगाएंगे जिससे ये वाटर क्या होगा, ये जो बचा हुआ है ये वाला वाटर एक दूसरे टैंक में जाता है। ठीक है, इस तरह से ये एक दूसरे टैंक में जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन टैंक। इसमें क्या किया जाता है कि 3 लेवल्स ऑफ सैंड मिलाया जाता है। ऊपर में पतला वाला सैंड, महीन दाना बालू, थोड़ा सा बड़ा सैंड और नीचे में क्या रहता है, सबसे बड़ा बड़ा कंकड़। ठीक है, इस तरह से सैंड का या स्टोन का 3 लेयर लिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, अब ये जैसे ही वाटर इस टैंक में जाएगा, ठीक है, इसको पाइप को हम क्या करेंगे, दूसरे टैंक में डालेंगे और इसको ऊपर से फ्लो करवा देंगे। पाइप हम कैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाटर इसमें से फ्लो हुआ, ये ऊपर आया, ये वाटर इधर क्या होगा, तीनों लेयर से होकर गुजरेगा। जो महीन बालू है कुछ पार्टिकल को वो फंसा देगा, जो कंकड़ वाला है कुछ को वो अपने में ट्रैप कर लेगा, जो बड़ा वाला है उसमें भी कुछ इम्प्योरिटी क्या हो जाएगा, फंसकर रह जाएगी, और जो प्योर छाना हुआ फिल्टर किया हुआ वाटर है अब वो क्या होगा, इसमें से निकल बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे ये फिल्टर्ड वाटर बाहर निकल गया, अब हम इसको एक दूसरे टैंक में जमा करेंगे। इस टैंक का नाम है क्लोरीनेशन टैंक। क्या नाम है, क्लोरीनेशन। यहाँ पर क्या किया जाता है, तो क्लोरीन की मदद से, क्लोरीन में एक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करता है, जर्म्स को किल करता है। ठीक है, इसका जैसे छोटा छोटा गोली आता है, ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज हम कर सकते हैं। क्लोरीन की छोटी छोटी टेबलेट आती है, आप लोग जब नया फिल्टर वाला वो खरीदेगा, जो बोतल होता है उसमें देखिएगा छोटा छोटा गोली देता है। ठीक है, उसका काम क्या हुआ कि अब जो गंदगी, जो इम्प्योरिटी था वो तो सेपरेट हो गया, इतना बार किए, सेडिमेंटेशन किए, फिर लोडिंग किए, फिर फिल्ट्रेशन किए, अब बच गया जो उसके अंदर जर्म्स, बैक्टीरिया, ये सब वगैरह, उसको भी मारना है। उसके मारने के लिए क्या करते हैं, जो वाटर मिला इसमें क्लोरीन का टैबलेट या क्लोरीन का पाउडर मिक्स कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो भी वाटर है उसके सारे जर्म्स मर जाते हैं।
और जब जर्म्स मर जाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक मोटर के द्वारा बड़े वाले टैंकर में जमा कर देते हैं, जिसको आप लोग पानी टंकी बोलते हैं, वाटर टैंक जिसको बोलते हैं, पानी टंकी रोड पे करिया, ये वाटर टैंक यही है। उसमें उसको क्या किया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, और यहीं से पाइप के द्वारा आपके घर तक सप्लाई वाटर का प्रोवाइड किया जाता है। किसी को समझने में कोई दिक्कत बोलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन बताते हैं। चलो सेंट्रीफ्यूगेशन ही बताते हैं। फैट पर गया है कभी, दूध वाला जो फैट होता है उस पर गया है कभी, हाँ या नहीं बोलो ना, नहीं तो ज्यादा सुनो। अब समझ में आया ना क्यों बोला जाता है कि हर वर्क करना चाहिए। साइंस पढ़ना है तो इंगेज होना सीखिए एनवायरमेंट से, सारा चीज एनवायरमेंट है। बैठ के पबजी खेलने से थोड़ा बता देगा सेंट्रीफ्यूग मशीन कैसा होता है, तो नहीं बता सकता। हुआ तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इस प्रोसेस पे करने के लिए एक मशीन यूज किया जाता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूग मशीन बोलते हैं। इस मशीन में क्या होता है, एक गोल सर्कुलर डिस्क होता है जिसके होल्स में क्या किया जाता है, ट्यूब, टेस्ट ट्यूब जो होता है उसको रखा जाता है। ठीक है, जैसे हम रख कर उसको दिखा रहे हैं, देखिए ये मान लीजिए सर्कुलर डिस्क, इसी में क्या किया जाता है, इस टेस्ट ट्यूब को इस तरह से अंदर में डाल दिया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा गोल गोल ट्यूब रहता है, उसी में हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को डाल देते हैं ऊपर से। ऊपर से ये गोल रहता है, जैसे डालेंगे तो इस ट्यूब में चला जाएगा मिल्क, इस ट्यूब में चला जाएगा मिल्क, इस ट्यूब में, सारे ट्यूब में मिल्क चला जाएगा। और इस मशीन को क्या किया जाता है, जोर से रोटेट किया जाता है, इस मशीन को घुमाया जाता है जोर से। अब बताइए कि कोई मशीन है उसमें ये ट्यूब लगा हुआ है और हम इस मशीन को घुमा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये सारा ट्यूब इस तरह से हो जाएगा बोलिए। अब हम इसको समझाते हैं कैसे, हाँ बच्चा वाला याद करोगे, मशीन आता है खेलने वाला खिलौना, तुम लोग देखा होगा इस तरह, क्या है इसमें झुंझुना लगा हुआ, हाँ झुंझुना जो लगा होता है, अरे उसको हम लोग ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ये पूरा क्या होता है इस तरह से फैलता है, याद है किसी को, हाँ नहीं है तो घर के बच्चा के सामने में जाकर देखना, उसके पास होगा, नहीं होता ऐसे ऐसे करके बजाने वाला, उसमें ये झूलता रहता है रस्सी के तरह, उसमें झुंझुन लगा रहता है साउंड करने वाला, जैसे हम उसको ऐसे घुमाते हैं ना या चाबी लगा देते हैं वो घूमता है, घूमने से क्या होता है, ये सब फैल जाता है, ऐसे ऐसे गोल गोल उसमें घूमता है, झुनझुन झुनझुन बजता है। ठीक है ना, उसी तरह इस सेंट्रीफ्यूग मशीन में जो पाइप्स लगे होते हैं, जैसे ही ये ऊपर वाला पाइप घूमता है तो ये तीनों जो पाइप है ये फैल जाता है, इस तरह से परपेंडिकुलर ऐसे हो जाता है। अभी ऐसे था ये सब, जैसे ही हम इसको घुमाना शुरू करते हैं जोर से, ये धीरे धीरे इस तरह से फैल जाता है और इस तरह से घूमने लगता है। ठीक है, ये इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देता है। अब किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज होता है वो फिजिक्स से आता है, आप पढ़े हैं, याद कीजिए तो, आपने पढ़ा होगा मोमेंटम, याद आ रहा है मोमेंटम, अभी फोर्स एंड मोशन जो पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे तो लोग पढ़े। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट है, एक हैवी है एक लाइट है, अगर दोनों पर आप सेम फोर्स लगाइएगा तो बताइए हैवी वाला दूर जाएगा कि लाइट वाला दूर जाएगा, एक लोहे का गेंद ले लिए, एक खेलने वाला प्लास्टिक गेंद ले लिए, अब दोनों पर हम फोर्स लगा रहे हैं,
कौन दूर जाएगा, लोहा वाला कि प्लास्टिक वाला? प्लास्टिक वाला। तो हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि आप जानते हैं कि जो मिल्क हो या और भी इस तरह का, मिल्क भी एक मिक्सचर है, इसी को हमको अलग करना है, क्योंकि मिल्क में क्या मिला हुआ रहता है, जो फैट और वाटर मिला हुआ रहता है, उसको हमको अलग करना है। आप जानते हैं फैट की डेंसिटी अलग है, वाटर की डेंसिटी अलग है, दोनों का डेंसिटी अलग अलग होता है। तो अगर इस पर सेम फोर्स आप लगाएंगे तो एक पार्टिकल दूर घूमेगा, एक पार्टिकल नजदीक घूमेगा। तो जब भी इस मशीन को रोटेट किया जाता है, इसका जो ट्यूब है जिसमें आपने मिल्क को डाला हुआ है, ये ट्यूब घूमना शुरू होगा, और ट्यूब जब जोर जोर से घूमने लगेगा तो फैट और वाटर दोनों क्या होगा, अलग अलग मूवमेंट करेगा। एक पर फोर्स दोनों पर फोर्स सेम लग रहा है, लेकिन एक हैवी है एक हल्का है, डेंसिटी दोनों की अलग अलग है। तो क्या होता है, जो वाटर पार्टिकल्स हैं, सॉरी जो हैवी पार्टिकल्स है, फैट है, जिसको भी अलग करना हो, वो नजदीक रह जाता है, और जो वाटर वाला पार्टिकल्स होता है वो क्या हो जाता है, दूर घूम रहा है। जैसे ही ये घूमता है ना, तो फैट नजदीक रहता है और वाटर क्या रहता है, इस तरह से क्या हो जाता है, जोर जोर से हम घुमा लेते हैं, फैट जैसे ही आगे में आता है अलग आता है, उसको खींच लेते हैं हाथ से बाहर, जब मशीन में रहता है डिवाइस, उससे क्या कर लिया जाता है बाहर, फिर इसमें डाल देते हैं, फिर इसको घुमाते हैं, फिर क्या होता है, वाटर दूर चला जाता है, फैट नजदीक आ जाता है, उसको हम लोग इस तरह से बार बार करके बाहर निकाल देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया जाता है, अगर कोई सॉलिड किसी लिक्विड में सस्पेंडेड हो, कहने का मतलब सस्पेंशन का फॉर्म कर रहा हो, तो इस प्रोसेस से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे मिल्क से फैट को अलग किया जाता है, या ब्लड में से प्लाज्मा को अलग किया जाता है। अभी कोरोना में बहुत सारा प्लाज्मा डोनर जनरेट हुआ है, उसमें क्या किया जाता है, ये किया जाता है, ब्लड आपका लेकर और उसको खूब रोटेट करेगा, रोटेट करने से क्या होगा, ब्लड में वाटर है ये इधर आ जाएगा, जो प्लाज्मा पार्टिकल है ये इधर जमा हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों सेपरेट हो जाता है एक दूसरे से, और उसको हम लोग फिर क्या कर लेते हैं, ट्यूब को थोड़ा सा पलटा के वाटर को बाहर कर दिए, वाटर में नीचे मिल जाएगा। समझ में आया, बोलिए। नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 7 में, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, ये सब पढ़ चुके हैं। कि अगर आपको किसी सॉलिड को अलग करना है सॉल्युबल में से, तो उसका एक तरीका क्या है, क्रिस्टलाइजेशन भी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं बताइए, आपको याद हो, जैसे कॉपर सल्फेट का वाटर में अगर मिक्सचर किया हुआ हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से अलग कर सकते हैं। कैसे करते हैं बताइए, बोल रहे हम लोग क्या करेंगे, हाँ, एक मोल लीजिए, चाइना डिश ले लीजिए, इसी में इस सॉल्यूशन को डाल दीजिए, इधर वाटर भर दीजिए, ठीक है, यहाँ बर्नर लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, बर्नर से वाटर गर्म होगा, वाटर वेपर में बदलेगा, ये वेपर क्या करेगा, इस डिश को गर्म करेगा, तो ये जो सॉल्यूशन है ये धीरे 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 गर्म होने लगेगा। जैसे ही ये सॉल्यूशन खूब गर्म हो जाए, अब आप उसको क्या कीजिए, धीरे धीरे इस डिश को उतार लीजिए और एक जगह पर, लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको जो ये सॉल्यूशन तैयार करना है ये एकदम सैचुरेटेड होना चाहिए। सैचुरेटेड का मतलब समझ गया ना, बता चुके हैं आपको पहले ही, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको बना लेना है, गर्म करके धीरे धीरे जो भी एक्सेस वाटर है उसको इवोपरेट करवा देना है। अब देख लेना है कि हाँ ये सैचुरेटेड हो गया, एकदम जिसको गड़िया कहते हैं, जैसे जिलेबी वाला जो रस बनता है उस तरह का गड़िया, चीनी वाला रस बनता है एकदम वैसा एक गड़िया जो बन जाएगा, तब इसको क्या कर लेना है, धीरे धीरे उतार लेना है, और उतार के रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, आप जानते हैं जो भी सॉलिड है अगर वो हीट करने की वजह से कन्वर्ट हुआ होगा लिक्विड में, तो जैसे उसको अपना फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा वो धीरे धीरे किसमें बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा,
और वो सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म करेगा, इसी को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। तो जैसे ये धीरे धीरे ठंडाएगा, मिलाने से ये लिक्विड फॉर्म में है, जैसे ये धीरे धीरे ठंडाएगा इसका टेम्परेचर कम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट जैसे ये आ जाएगा, ये फिर से कॉपर सल्फेट का क्या होगा, छोटा छोटा टुकड़ा क्रिस्टल्स के रूप में नीचे जमा हो जाएगा और वाटर आपका क्या हो जाएगा, उसमें से सेपरेट हो जाएगा। अब आप जो ये वाटर है इसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हीट करके बाहर निकाल सकते हैं, ये क्रिस्टल बन जाएगा। गुड़ से जो चीनी बनाया जाता है इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। गुड़ के फैक्ट्री में अगर आप गए हो तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं इस प्रोसेस को। वैसे मेरे ख्याल से इस साइड नहीं है गुड़ का फैक्ट्री, हम लोगों की तरफ बहुत गुड़ का फैक्ट्री, ठीक है ना, बड़ा बड़ा उसमें देखते हैं नाद करके, हम लोग तो देखे हुए हैं प्रोसेस, नाद बड़ा बड़ा बना के और उसको क्या करता है, गन्ना लाता है उसको पूरा पेर के उसको जमा करता है, उसको मिला के इस तरह से चाशनी बना के और फिर ठंडा में वहाँ से जो चीनी की बनाया जाता है फॉर्मेशन, इस तरह से क्या करते हैं चीनी को हम लोग सेपरेट करते हैं। ये है कौन सा प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। क्योंकि हम लोग जानते हैं सॉलिड क्रिस्टल्स का फॉर्म अपने एक फिक्स टेम्परेचर पर ही करता है और इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज करते हैं। बताइए किसी को समझने में कोई दिक्कत, दिक्कत है क्या? चलिए नो सर, आगे बढ़ते हैं और प्रोसेस क्रोमेटोग्राफी नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी। इस प्रोसेस को करने के लिए एक पेपर है जिसका यूज किया जाता है, उसको हम लोग क्रोमेटोग्राम है। ये पेपर आप भी बना सकते हैं सर, ठीक है, कोई भी एक पेपर का टुकड़ा काट लेना है, उसमें 3 डॉट बना देना है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। ये डॉट हम लोग क्या करेंगे पेन से ब्लैक कलर से, ठीक है। अब क्या करता है, कहता है क्रोमेटोग्राफी जो है ये एक प्रोसेस है जिससे क्या किया जाता है कि दो या अगर दो से ज्यादा सॉलिड किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया होगा तो आप उसको इवोपरेशन से अलग नहीं कर सकते क्योंकि वाटर इवोपरेट हो जाएगा, लेकिन बाकी सारा सॉलिड किसी एक दूसरे से अलग होगा। तो हम लोग इस प्रोसेस का यूज करते हैं कि अगर एक से ज्यादा सॉल्यूट या सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व किया हुआ हो किसी लिक्विड में तो हम लोग इस प्रोसेस का यूज करते हैं। जैसे इसका यूज किया जाता है इंक से उसके कलर को, मतलब कि डाई को अलग करने में। आप जानते हैं कि आपके पेन वगैरह में जो इंक होता है वो एक से ज्यादा कलर को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। और किन कलर से बनता है, रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। ये सब चैप्टर अब हटा दिया गया है, पहले क्लास में तो ये चैप्टर था कलर्स, है ना। प्राइमरी कलर्स 3 होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। सेकेंडरी कलर, जिन दो प्राइमरी कलर को मिलाने से एक नया कलर बनता है उसको हम लोग सेकेंडरी कलर कहते हैं। जैसे इसको मिलाने से मैजेंटा बनता है, इसको मिलाने से सियान कलर बनता है, और इसको मिलाने से ये। और अगर इन तीनों को मिलाइएगा तो व्हाइट बन सकता है, या मैजेंटा, सियान और येलो को मिलाइएगा, देखिए मैजेंटा के साथ क्या कर दीजिए, ग्रीन मिला दीजिए, व्हाइट बन जाएगा। सियान के साथ क्या कीजिए, रेड मिला दीजिए। इस तरह से कलर इन्वर्जन हम लोग पढ़े थे, ठीक है। हम लोग सिलेबस से हटा दिया गया है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम घर में रेड लाइट में, है ना, किसी रेड लाइट में ग्रीन वाले कलर वाले चीज को पढ़ते हैं तो वो आपको ये नहीं दिखता है, इसका कारण है कलर मैच कर जाता है। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे, या नहीं भी होगा बता दिया गया। चलिए हम क्या करते हैं, इंक में से उसके कलर्स को अलग करते हैं, रेड, ब्लू। इसके लिए क्या किया जाता है, हमने एक वेसल ले ली, इस पर एक रड रख दिए और इसी रड के सहारे इस क्रोमेटोग्राम पेपर को इस इंक के सॉल्यूशन में
डिजोल्व कर, सॉरी थोड़ा सा इसको सब मर्ज कर दिया है, थोड़ा सा हम घुमा देंगे, थोड़ा सा फोर्स। ये पेपर है, इसमें हमने डॉट्स बना दिया और हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो इंक का सॉल्यूशन है वाटर के साथ, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको डुबा दे रहे हैं और थोड़ा देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे। आप क्या देखिएगा कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे इसमें से कुछ कलर है जो निकलता है और इसके आसपास जमा होने लगता है। पहले यहाँ जमा होता है, धीरे धीरे वो ऊपर की ओर चढ़ता है, यहाँ दूसरा कलर यहाँ जमा होने लगता है, तीसरा कलर यहाँ जमा होने लगता है, रेड, ब्लू और ग्रीन। इस तरह से आप देखिएगा कुछ समय के बाद उस इंक में से 3 अलग अलग कलर इस पेपर पर आपको दिखेगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण है सॉल्युबिलिटी फैक्टर, कि हम जानते हैं इंक में बहुत सारा कलर है, डाई है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन, तो सबकी अलग अलग सॉल्युबिलिटी होगी ना। हम लोग पढ़े हैं सॉल्युबिलिटी हर एक सब्सटेंस का अलग अलग होता है ना, उसी प्रॉपर्टी का यहाँ यूज होता है। ठीक है, हमने क्या किया कि इंक के सॉल्यूशन में जैसे ही इस पेपर को डालेंगे ये पेपर भीगेगा, वेट हो जाएगा। वेट जैसे ही हो गया पेपर, ये वेटनेस धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगा। आपने कागज को डुबाया होगा नाव का कश्ती बना बनाकर, बरसात के समय में क्या होता है, धीरे धीरे पानी उसके निचले लेयर से ऊपर तक कागज पूरा भीग जाता है ना। ये कागज धीरे धीरे वेट हो जाएगा, उससे क्या होगा, इसमें जो इंक है वो वाटर में धीरे धीरे डिजोल्व होने की कोशिश करेगा। जो सब्सटेंस वाटर में सबसे कम डिजोल्व होगा वो धीरे धीरे इस पेपर पर बढ़ने लगेगा। भीना हुआ है पेपर भीगते जा रहा है, भीगते जा रहा है, भीगते जा रहा है, कलर भी इसके साथ क्या हो रहा है, ऊपर चल रहा है। जहां पर उसको सूखा पोर्शन मिला वहां पर वो जमा हो। दूसरा कलर आएगा ब्लू वाला, ये भी क्या होगा, धीरे धीरे उससे कम है, इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ा ज्यादा है, तो ये कम क्या होगा, इसमें सॉल्युबल होगा। ये सॉल्युबल ज्यादा अमाउंट सॉल्युबल है, जो थोड़ा सा जो इसका अमाउंट है जो इनसॉल्युबल होगा वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चलेगा, ये दूसरे जगह पर जमा होगा। फिर ग्रीन वाला ज्यादातर तो सॉल्युबल है, जो थोड़ा बहुत बचेगा इनसॉल्युबल वो धीरे धीरे जमा होकर जगह पर जमा होगा। इस तरह से ये अलग अलग लेयर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी डिपेंड करता है किस पर, कि किसी भी कलर की कितनी टेंडेंसी है वाटर में सॉल्युबल होने या वाटर में डिसॉल्व होने। नेक्स्ट प्रोसेस है, आगे हम लोग बढ़ते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ये भी एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी सॉल्यूट को किसी सॉलिड को किसी लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं। ये इवैपोरेशन के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इवैपोरेशन में आपको दूसरा सब्सटेंस नहीं मिलता है, वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। लेकिन डिस्टिलेशन में क्या करेंगे, शुगर को भी बचा लेंगे, वाटर को भी बचा लेंगे, जो अभी हम आपको बताए थे। इसके लिए क्या किया जाता है, हमने लिया कंटेनर, उसमें वाटर और शुगर को डाला, इसको हमने कवर किया कॉर्क से, एक पाइप निकाला, ये पाइप चला, यहाँ पर कूलेंट लगा हुआ है, यही डिस्टिलेशन प्रोसेस। आधा इवैपोरेशन था, अब अगर पूरा कर दे तो ये डिस्टिलेशन दूसरा करना क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे मिक्सचर को, ये वाटर इवैपोरेट होगा, इवैपोरेट होकर ऊपर जाएगा वेपर के रूप में, और जैसे ही फिर कूल होगा वो फिर क्या होगा, वाटर के रूप में बन हो जाएगा। डिस्टिलेशन जो है वो क्या है, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले किसी लिक्विड को हीट करके वेपर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको कूल करके फिर से क्या बना दिया जाता है, लिक्विड बना दिया जाता है। देख लीजिए यही कर रहे हैं, हीट किए वेपर बनाए, कूल किए लिक्विड बनाए। कहने का मतलब है इसमें दोनों चीज होता है, क्या क्या, हीटिंग और कंडेंसेशन, दोनों प्रोसेस हम लोग करते हैं।
ये डिस्टिलेशन है। इसमें आपको फायदा क्या होता है, शुगर भी मिल जाता है, वाटर भी मिल जाता है। यहीं से जो प्योर वाटर आपको मिलता है ना, इसी को हम लोग डिस्टिल्ड वाटर। प्रोसेस समझने में किसी को कोई दिक्कत बोलिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर कट जाए तो एक बार फिर से ज्वाइन हो जाना है, 5 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। अगर ये हो गया सारा कंप्लीट, अब हमको सिर्फ देखना है कि दो लिक्विड्स अगर मिक्सचर के रूप में हो तो उनको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, लिक्विड का लिक्विड से। तो दो तरीका है कि अगर एक लिक्विड दूसरे में मिक्स होगा तो मिसिबल कहलाएगा, और मिक्स नहीं होगा तो इमिसिबल कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इमिसिबल लिक्विड को अलग करना। तो सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। चलिए इसका तरीका है, दो तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। इसका चलिए रिमूव हो जा रहा है, एक बार ज्वाइन कर लीजिए फिर से। चलिए तो दो इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल है कि मतलब है, आपको हम उससे बता चुके थे, मिक्स नहीं होता है, दोनों का लेयर अलग अलग हो जाता है। तो उसको कैसे अलग करते हैं, उसको अलग करते हैं हम लोग सेपरेटिंग फनेल की मदद से। सेपरेटिंग फनेल क्या है, एक इस तरह से कंटेनर है, इसमें यहाँ पर कॉर्क लगा है, ये कॉर्क रहता है, इससे हम उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जा रही है ना। इस तरह से ये जो है एक बर्तन होता है, पिक्चर तो नया में आता है मालूम है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें दो इमिसिबल लिक्विड दिया हुआ है। अगर इमिसिबल लिक्विड है दोनों का अलग अलग लेयर होगा, जैसे क्या, मान लीजिए वाटर और किरोसिन। आप जानते हैं दोनों लिक्विड है और दोनों एक दूसरे में मिक्स डिसॉल्व नहीं होता है, दोनों का अलग अलग लेयर बन जाता है। वाटर हैवी होता है और किरोसिन लाइट होता है, इसीलिए किरोसिन ऊपर रहता है, वाटर नीचे रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के मिक्सचर को लेंगे। यहाँ मान लीजिए वाटर है और उस किरोसिन के कलर को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दूसरा कलर से, ये मान लीजिए क्या आया, किरोसिन। इसका अलग लेयर होगा और इसका अलग लेयर होगा। ये किरोसिन का लेयर है और ये वाटर का लेयर है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक नैरो पाइप से होकर इसको फ्लो करवाया जाता है। यहाँ पर वॉल्व है, इसको आप क्या करेंगे, बंद कर देंगे तो वाटर इसका फ्लो होना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे ऑन कर देंगे, ये धीरे धीरे आने लगेगा। तो आपको क्या करना है, इसके वॉल्व को धीरे धीरे खोलना है ताकि ये धीरे धीरे ड्रॉप 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 नीचे आए। तो क्या होगा, ये जो नीचे पहले ये वाला पहले नीचे से गिरना शुरू करेगा, इस तरह से इसमें से आएगा और इसमें भरना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे वाटर का लेवल क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। जैसे ही हम देखेंगे कि मेरा वाटर का लेवल अब लास्ट वाला यहाँ बचा है, हम क्या करेंगे, अब इस ड्रॉप को बंद, हमने बंद कर दिया तो क्या बच गया है, सिर्फ किरोसिन। बाकी वाटर धीरे 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 इसमें से क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है। ये किरोसिन का लेयर इसमें बच जाएगा। हम इस वेसल को हटा लेंगे, एक दूसरा वेसल ले आएंगे, फिर इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा, किरोसिन उसमें चला आएगा। इस तरह से आपको एक वेसल में वाटर मिल गया,
दूसरे वेसल में या कंटेनर में डिफ्यूजन आपको मिल जाएगा। ये हम लोग करते हैं सेपरेटिंग फनेल की मदद से। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत? तो पिक्चर हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए इस तरह से, ये देख रहे हैं, या देखिए लाइटर लिक्विड का अलग बन गया और हैवियर लिक्विड का अलग बन गया। ठीक है, दोनों का अलग अलग लेवल बन गया है। और यहाँ पर ये लगा हुआ है ब्रश, और ये धीरे धीरे हम लोग इससे होकर फ्लो करेगा, इसमें जमा हो जाएगा, है ना। देखिए ये एक्सपेरिमेंट यहाँ कर भी रहा है। तो इस तरह से आप सेपरेटिंग फनेल की मदद से इसको अलग कर सकते हैं। दूसरा है सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, अगर मिसिबल लिक्विड, मिसिबल का मतलब है एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो, उसमें अलग अलग फेज नहीं बने। जैसे आप पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं, क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम जो मिक्सचर होता है उसमें क्या है, बहुत सारा लिक्विड मिक्स किया हुआ है। पेट्रोल है, डीजल है ना, केरोसिन है, उसी तरह वैक्स भी है ना, और भी बहुत सारा सब्सटेंस मिक्स है। ठीक है, तो हम लोग पेट्रोलियम को जो अलग करते हैं, मिसिबल लिक्विड्स को जो अलग करते हैं, उसका क्या तरीका है? तो उसका तरीका आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें बहुत सारा लिक्विड मिक्स तो है, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि हर लिक्विड का अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इसी प्रॉपर्टी का यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में किया जाता है। कि हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक भट्टी बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक पाइप है, हमने क्या किया, इसमें ट्यूब लगा दिया। ठीक है, इस ट्यूब को हम डाल रहे हैं किसमें, दूसरे वेसल में, जिससे हम उसको गर्म करेंगे। जिससे हम क्या करेंगे, इसको बर्नर को, यहाँ पर बर्नर, डायरेक्ट बर्नर का यूज हम लोग लिक्विड्स पर नहीं करते। इसका कारण क्या है, अगर डायरेक्ट बर्नर यूज कीजिएगा, हो सकता है हीट ज़्यादा हो जाए, पेट्रोल है, डीजल है, फायर कैच कर सकता है। इसीलिए हम लोग वेपर से उसको हीट करने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए अल्कोहल और वाटर इसमें मिक्स किया हुआ है, यहाँ पर मिक्सचर डाला हुआ है इसका, अल्कोहल और वाटर। ये हम लोग इसके लिए भी यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी मिसिबल होता है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, तो आप जानते हैं कि अल्कोहल का और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो आप जानते हैं लगभग इसका 78 और इसका 100 डिग्री। यही जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग इसको सेपरेट करने के लिए करते हैं। हम जैसे ही हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्यूशन का। जैसे ही टेम्परेचर हो गया 78 डिग्री से, ये अल्कोहल जितना भी इसमें मिक्स है वो धीरे धीरे वेपर के रूप में उतरने लगेगा। अब हम यहाँ क्या कर दिए, कूलेंट का लेयर डाल दिए, जैसे पत्थर डाल दिए, ऊपर में हल्का बालू डाल दिए और बालू। ये गैस जब इससे होकर गुजरेगा तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्यों, आप जानते हैं रॉक्स वगैरह का टेम्परेचर क्या होता है, हीट का बैड कंडक्टर होता है, उसमें हीट जाएगा नहीं, इसकी टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, और ये वेपर के रूप में वैसे बाहर आए। और हम इसको क्या कर लेंगे, कूल करके कूलेंट लगा देंगे बाहर से, और इस लिक्विड को दूसरे कंटेनर में जमा कर देंगे। थर्मोमीटर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं लगा के। आप क्या देखिएगा, जब तक सारा का सारा अल्कोहल इवोपरेट नहीं होता है, तब तक टेम्परेचर 78 डिग्री सी ही रहेगा। क्यों रहेगा, कोई बता सकता है? जब तक सारा का सारा अल्कोहल इवोपरेट नहीं होगा, तब तक थर्मोमीटर का टेम्परेचर 78 डिग्री सी ही रहेगा। क्यों? बहुत बढ़िया, हाँ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है लेटेंट हीट के वजह से। हम आपको बताए थे पिछले क्लास में। फिर हम क्या देखेंगे, जैसे ही देखेंगे थर्मामीटर का रीडिंग 78 से बढ़ने लगा,
हम इस बर्तन को हटा देंगे जल्दी से, दूसरा बर्तन लगा देंगे। देखेंगे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है थर्मामीटर में। जैसे ही 100 डिग्री सी आया, थर्मामीटर अपने स्टॉप हो जाएगा, फिर यहाँ से वाटर वेपर के रूप में जमा होगा, उसको दूसरे कंटेनर में जमा कर लेंगे। यही चीज किया जाता है पेट्रोलियम से इन सबको अलग करने। सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। पेट्रोलियम का जो चैम्बर बनता है उसमें क्या होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग सॉकेट लगा हुआ, जिसको वॉल्व के द्वारा बंद या खोला जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिक्सचर ले लिए इस नीचे में, इसको हीट किए पेट्रोलियम लेकर। जैसे ही हीट करेंगे, जिसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, पहले वो इवोपरेट होगा, ऊपर की ओर उठेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका टेम्परेचर कम होगा, वो एक पाइप से होकर निकल जाएगा। हम थर्मामीटर यहाँ लगाएंगे, देख लिए टेम्परेचर कौन सा, कोई गैस निकल रहा है इसका मतलब, हम प्रेशर लगा दिए। जैसे ही देखेंगे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट किया, हम इस नॉब को बंद कर देंगे। फिर दूसरा लिक्विड टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर के रूप में कन्वर्ट होगा, तो ये चैम्बर बंद है तो उसके नीचे वाले चैम्बर से फ्लो करेगा। आवाज कट रहा है अभी? ठीक है, अभी ठीक है जी। क्या होता है, यहां से धीरे धीरे दूसरे चैम्बर से, यहां से मान लीजिए पेट्रोल निकल गया, तो यहां से क्या होगा, जिसका उसके बाद टेम्परेचर होगा वो निकलेगा। फिर तीसरे का, इसको भी हम बंद कर देंगे। जैसे थर्मामीटर का रीडिंग बढ़ना स्टार्ट किया, इसको भी हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर तीसरा लिक्विड इधर से, चौथा लिक्विड, इस तरह से चैम्बर बना होता है, अलग अलग चैम्बर से अलग अलग चीज आपको मिल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे आप पेट्रोलियम को अलग कर सकते हैं, इससे आप अल्कोहल वाटर को अलग कर सकते हैं, और इसमें आप एयर से बहुत सारे गैस को भी अलग अलग कर सकते हैं। एयर को इतना ज्यादा ठंडा किया जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सारे गैस उसमें लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, और फिर हम उसको क्या करते हैं, हीट करते जाते हैं। आप जानते हैं नाइट्रोजन गैस का अलग बॉइलिंग पॉइंट है, ऑक्सीजन गैस का अलग बॉइलिंग पॉइंट है, और भी जितने गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका अलग बॉइलिंग पॉइंट है। आवाज नहीं आ रही है?